हेलो एवरीवन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत पर बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब प्रश्न उठता है कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या होता है। वह विषय सामग्री, तरीका, रीति नीति, नियम, कायदे, प्रक्रिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म हुआ, उद्गम हुआ, उद्भव हुआ या प्रादुर्भाव हुआ और अंतर्राष्ट्रीय विधि अपने अस्तित्व में आई, जिसे हम आज बाकायदा कोडिफिकेशंस के साथ पूरे ही विश्व समुदाय में देख पा रहे हैं। ये जो विधि है, इन विधिक नियमों का निर्माण कैसे हुआ, इन विधिक नियमों समिति को विधिवत रूप में किस विषय सामग्री से बनाया गया है, किस मटेरियल से इसका निर्माण किया गया है, वे सब अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके कौन से स्रोत हैं। तो दो स्रोत हैं, मुख्य स्रोत पहला और दूसरा है गौण स्रोत। अब जो मुख्य स्रोत हैं वे भी 6 प्रकार से हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब अभिसमय क्या है? ट्रीटीज, संधियाँ, दो राष्ट्रों के मध्य करार, किसी बात पर सहमत होना, किसी कार्य पर सहमत होना, किसी विधिक नियमों पर सहमत होना, वो ट्रीटी के नाम से, संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अभिसमय का नाम दे रहे हैं। ये जो अभिसमय है ये 2 प्रकार के हैं, विधि निर्माण करने वाली संधियाँ और दूसरी है इसमें संविदा संधियाँ। अब ये विधि निर्माण करने वाली संधियाँ जो हैं ये 2 प्रकार से हैं, सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करने वाली संधियाँ और विधिक नियमों का निर्माण करने वाली संधियाँ। विधायिनी, जो हमारे यहाँ पर एक विधि निर्माण करने वाली संस्था होती है, जो प्रत्येक राष्ट्र में होती है और जिसका काम विधिक नियमों को, संविधियों को, उपबंधों को बनाना होता है, उनका निर्माण करना होता है तथ्यों और परिस्थितियों और आवश्यकता के मद्देनजर। ठीक उसी प्रकार विधि निर्माण करने वाली संधियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विधायिनी का काम करती हैं, जो सदैव विधिक नियमों का निर्माण करने के लिए बनाई जाती है। जब हम सार्वभौमिक संधियों की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक नियमों की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी संधियाँ होती है जिससे सभी राष्ट्र बाधित होते हैं, बाउंड होते हैं, जिसके नियम कायदों को मानने के लिए जिन्होंने उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे जेनेवा अभिसमय, हेग अभिसमय, कई ऐसी प्रमुख संधियाँ हैं। वर्सिलीज की संधि देख लीजिए आप, तो कई ऐसी संधियाँ हैं जो सार्वभौमिक स्तर पर कार्यरत हैं। और वहीं हम विधि निर्माण करने वाली दूसरी संधियों की बात करें तो जो राज्यों ने आपस में करार किया है, जिससे सिर्फ वे 2 या 3 राष्ट्र ही बाधित होते हैं, वे ही उसे मानने के लिए बाउंड हैं, वे दूसरी विधि निर्माण करने वाली संधियाँ। अब यहाँ दूसरा प्रकार हम जो कह रहे थे संविदा संधियाँ, अर्थात 2 राष्ट्रों के मध्य बिजनेस रिलेशन, राजनीतिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए जो संधियाँ की जाती हैं उन्हें हम लोग संविदा संधि के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रमुख स्रोत में जो पहला स्रोत था अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, कन्वेंशंस या संधियाँ, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को निर्मित करने में, उसकी विषय सामग्री को निर्मित करने में, इस विधि का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। दूसरा स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ, इंटरनेशनल कस्टम्स, रूढ़ि, प्रथा, चलन, रीति रिवाज। प्रथा अर्थात कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी प्रथाएं, कुछ ऐसा चलन जिसे सदियों से कई राष्ट्रों के द्वारा अभ्यास में लाया जाता है, अनुसरण में लाया जाता है और धीरे धीरे वे चलन विधि का बल प्राप्त कर लेती है, जिसे हम प्रथा कहते हैं। प्रथा दीर्घ काल से प्रचलित हो, यानी काफ़ी लंबे समय से उसका प्रचलन रहा हो, एक रूप हो अर्थात एक ही रूप में हो और वैसे ही सब उसका पालन कर रहे हों, स्पष्ट हो अर्थात उसमें अस्पष्टता का गुण ना हो, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, निरंतर चलन में हो अर्थात प्रथा ऐसी हो जिसका कई समय से कंटिन्यूस, निरंतर उसका चलन हो, जिसे माना जा रहा हो। ऐसा नहीं कि कुछ समय उस प्रथा का पालन किया, कुछ समय उसे बंद कर दिया और फिर वापस उस प्रथा को पालनीय मान लिया गया। निश्चित हो यानी सर्टेन हो, तर्क संगत हो, कोई रीज़न हो, कोई रीज़नेबल कॉज हो उसे मानने के लिए प्रथा उचित हो और उसका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो। अब यहाँ मैं आपको एक केस बताना चाहूँगी, पाकेट हवाना का जो एक महत्वपूर्ण वाद है प्रथा के संबंधित कि ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है और समय समय पर उठने वाली कई विवादों को, कई समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों ने कैसे उसे सुलझाया या उस पर अपना निर्णय या मत अभिव्यक्त किया।
पाकेट हवाना 2 मछली पकड़ने वाले जहाज इसमें थे, जिस पर स्पेन का झंडा लहरा रहा था। उस समय स्पेन और अमेरिका में युद्ध चल रहा था और अमेरिका के जो युद्धक जहाज़ थे उन्होंने उन दोनों जहाज़ों को पकड़ लिया क्योंकि वे नाकाबंदी में थे। हालांकि उन जहाज़ों को नाकाबंदी का आभास नहीं था, लेकिन ये पाया गया कि उसमें सिर्फ मल्लाह थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था, वे निशस्त्र थे और उनका काम सिर्फ मछली पकड़ना था। उन्हें अमेरिका के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ ले जाया गया और उनका विचारण किया गया। तो जो अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने निर्णित किया कि इन्हें प्राइज़ मान करके ले लिया जाए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल किया गया। दैन फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जब सूट फाइल किया गया तो जस्टिस ने, न्यायविद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, इस मुख्य स्रोत के अनुसार उनके समक्ष जो विवादित प्रश्न था कि क्या ये नाविक जो निशस्त्र हैं और जिनका काम सिर्फ मछली पकड़ना है, युद्ध करना नहीं है, तो क्या इन्हें पकड़ना उचित है और इन्हें प्राइज़ माना जाए या न माना जाए। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायविद ने मत अभिव्यक्त किया कि ये जो मल्लाह हैं, जो नाविक हैं, ये पूरी तरह से निर्दोष हैं और इनका जो काम है सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ना है, इसलिए इन्हें प्राइज़ के रूप में नहीं रखा जा सकता, इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया गया। तीसरा इसमें बनता है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। सभ्य राष्ट्र कई समय से हमारे मानव समाज में सुसंस्कृत हम लोग मानव हो चुके हैं और एक सभ्यता का परिचय सभी राष्ट्र देते हैं और सभ्य होने के नाते, कल्चर्ड होने के नाते उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जिससे किसी और राष्ट्र को परेशानी न हो, जिसमें हम प्रमुखतः देखते हैं सद्भाव और साम्य, यानी सभी के प्रति सद्भाव रखा जाए, एक जैसी भावना रखी जाए, और साम्य अर्थात सभी को समान समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। प्राकृतिक न्याय, यानी जब भी कोई न्याय किया जाए, जब भी कोई कार्य किया जाए तो उसमें धार्मिक और प्राकृतिक न्याय का समावेश होना चाहिए। चिरभोग और उत्तरदायित्व और प्राग न्याय, अर्थात कुछ ऐसे सद्भावना पूर्वक नियम बनाए गए हैं जिसमें यदि मान लीजिए एक ही विवाद पर एक बार उसे सुना गया, निर्णित कर दिया गया, तो दोबारा उस पर फिर वापस उसे न तो सुना जाएगा न उस पर निर्णय दिया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए। जी हाँ, सबसे अहम जो नियम है कि जब भी कोई मुकदमा हो, जब भी कोई विवाद हो, तो दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दिया जाए। और लास्ट इसमें किसी वाद के पक्षकार स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। यदि पक्षकार स्वयं ही न्यायाधीश होंगे तो डेफिनेटली जो निर्णय निकल के आएगा वो पक्षपात पूर्ण निर्णय होगा। ये जो स्वीकृत नियम हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्होंने इन विधिक नियमों को बनाने में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाई है। फोर्थ है इसमें न्यायाधिकरणों और न्यायालयों का निर्णय। समय समय पर कई विवाद और समस्याएं आन पड़ती हैं जिस पर न्यायालय और जो न्यायाधिकरण हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वे अपने निर्णय तथ्यों और परिस्थिति के अनुसार देते हैं, और कुछ निर्णय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी मिसाल आने वाले समय में दी जाती है। मान लीजिए वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसा विवाद उठ गया है, जैसी सिमिलर सिचुएशंस पिछले कई पास्ट में या भूतकाल में उठ चुकी हैं, तो ये देखा जाता है कि ऐसी ही सिचुएशन में, ऐसी ही परिस्थिति में पहले क्या निर्णय दिया गया है, तो उस निर्णय के अनुसार भी कुछ कार्यों को, विधि के नियमों को मान लिया जाता है या बना लिया जाता है। फिफ्थ है इसमें विधि शास्त्रों तथा भाष्यकारों की रचना। कई विधि शास्त्री और भाष्यकार जो अपनी रचना, अपने लेख के द्वारा विधिक नियमों को जन्म देते हैं, उनको प्रादुर्भाव में लाते हैं या उन्हें अस्तित्व देते हैं, तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में उन नियमों के अनुसार भी, उन भाष्यकारों की रचनाओं के अनुसार भी न्याय निर्णय किया जाता है। और सिक्स्थ है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंगों के निर्णय। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो विश्व जगत में कार्यरत है और उनके जो अंग हैं, उनके निर्णय, उनके जो समय समय पर दिए गए जजमेंट हैं, वे भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि को बल देते हैं और कहीं ना कहीं वे उसके महत्वपूर्ण स्रोत में आते हैं। जैसे सुरक्षा परिषद देख लीजिए, कई बार सुरक्षा परिषद ने इतने अच्छे निर्णय दिए थे, महत्वपूर्ण निर्णय दिए कि आने वाली भविष्य की समस्याओं में उन्हें एक मिसाल के तौर पर देख लिया जाता है।
आइए अब गौण स्रोत पर बात करते हैं, जो दूसरा स्रोत है। ये तो थे मुख्य स्रोत जिनसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, विवादों पर निस्तारण करने के लिए इन स्रोतों से सहायता ली जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ गौण स्रोत की। वे भी कहीं ना कहीं अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। फर्स्ट वन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, ऑब्लिगेशन, सौजन्य, पारस्परिक व्यवहार। सभी राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में निवास कर रहे हैं, जो विश्व जगत में विश्व बंधुत्व की भावना के साथ निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नियम उनके साथ अपने पारस्परिक व्यवहार के कारण ही बन जाया करते हैं, और कहीं ना कहीं वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाने में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं। राज्यों के पत्र, राज्य आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, पत्र लेखन करते हैं, और वे जो पत्र हैं कई बार उसमें इतनी अच्छी बातों का उल्लेख होता है कि कभी कभी विवादों का समाधान उन राज्यों के पत्रों के द्वारा भी, उनमें कही गई लिखी गई बातों के द्वारा भी किया जा सकता है। तीसरा, इसमें राज्यों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रेषित निर्देश। सभी राज्य अपनी जो प्रशासन है, अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन से उसे चलाने के लिए कई ऑफिसर्स को, कई अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, और समय समय पर कार्यपालिका कार्य को संचालित करने के लिए उन्हें निर्देश भी देते हैं। तो कभी कभी विधि सलाहकार जो होते हैं, उनके कई कठिन समस्या आ जाती तो वे राज्य उनसे समाधान मांगते हैं कि अब वे जो लॉ एक्सपर्ट हैं वे इस समस्या को समाधान देने के लिए क्या उपाय बताएंगे। तो वे सभी उपाय भी कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि के स्रोत के रूप में काम में लिए जाते हैं, और जब कोई ऐसी समस्या आन पड़ती हैं तो इन्हें भी विधि मान करके उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फोर्थ है इसमें तर्क, रीज़न, लॉजिक। सबसे अच्छा स्रोत है कि किसी भी समस्या को सुलझाने के पीछे क्या तर्क है, क्या रीज़न है, किस कारण से हम उसे सुलझा सकते हैं। तो ये जो तर्क दिए जाते हैं, जो तथ्य और परिस्थिति के अनुसार दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग फैक्ट एंड सिचुएशन, जब ऐसे रीजंस दिए जाते हैं तो उनके बिहाफ पर भी कई बार विवादों को सुलझाया जा सकता है और डिस्प्यूटों का समाधान किया जा सकता है। फिफ्थ है इसमें साम्य और न्याय, इक्विटी और जस्टिस, जो सभी राष्ट्रों के मध्य राष्ट्र की विधायनी के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों के द्वारा साम्य और जस्टिस के अनुसार भी न्याय निर्णय किया जाता है। सो यहाँ हमने दोनों स्रोत की बात करी है कि मुख्य स्रोत कौन से हैं और गौण स्रोत कौन से हैं, जिनसे मिलकर के आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवासित सभी राष्ट्रों के व्यवहार को विनियमित कर सकते हैं, उनके आचरण को हम अधिशासित कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।